हेलो स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स ऑनर सेमेस्टर 1 का लेक्चर नंबर 3 है और हम लोग टॉपिक कर रहे थे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में फर्स्ट टॉपिक जो हमने किया था वो है रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशियो। आज हम सेकेंड रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस वाई बल्क मॉडुलस के पॉइजन्स रेशियो सिग्मा। तो हम इन दोनों और इसकी जगह पे ईटा था, तो ईटा बाई सिग्मा में का रिलेशन निकाल चुके हैं। आज वाई के सिग्मा का रिलेशन निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट क्यूब लेते हैं। ठीक है, यूनिट क्यूब। तो हम ड्रॉ करते हैं यूनिट क्यूब। हमने क्यूब ले लिया जिसका साइड यूनिट है। ठीक है, हर एक साइड मान लीजिए 1 यूनिट है, हर एक साइड इक्वल है 1 यूनिट। इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, इसके बाद ई एफ जी एच। कोई भी नाम आप रैंडमली अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, पहला पॉइंट कि फोर्स लगाएंगे। पहले इसको लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए क्यूब ऑफ यूनिट साइड। मतलब ये लेंथ जो हो गया वो 1 यूनिट है। आपका लेंथ ब्रेड्थ सब इक्वल है, क्यूब है। तो अब हम इसके हर एक साइड पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये साइड सपोज हम ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ हमने फोर्स लगा दिया इसे। अब इक्वल इस फेस पे फोर्स लगा रहे हैं, इसको हमने लिख दिया टी एक्स। मतलब इन दोनों फोर्स को ऐसे खींच रहे हैं। सिमिलरली वाई वाले पे हम फोर्स लगा रहे हैं। वाई को दिखाने के लिए हम इस पर ऐसे लगा देते हैं, ये टी वाई हो गया। और इधर दिखाएंगे तो ये टी वाई स्पेस हो गया। और जेड पे अगर फोर्स लगाते हैं सिमिलर जेड साइड के फेसेस पे, तो ये टी जेड हो गया और नीचे ये टी जेड हो गया। तुमने क्या किया, लेट टी एक्स टी वाई टी जेड आर फोर्सेस एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द रिस्पेक्टिव फोर्सेस ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो लेट टी एक्स टी वाई टी जेड आर फोर्सेस acting perpendicular to the respective faces of the cube as shown in the figure. ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये यूनिट क्यूब है तो हर एक फेस का एरिया क्या होगा, 1 इंटू 1 यूनिट स्क्वायर। तो अगर हम स्ट्रेस निकालें हर एक फेस पे, तो स्ट्रेस क्या आएगा हमारा, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। हमने फोर्स कितना लगाया, मान लीजिए हम एक्स एक्सिस की बात करें, टी एक्स लगाया है। एरिया कितना है, 1 इंटू 1 यूनिट, टी एक्स बाय 1 टी एक्स। तो बेसिकली टी एक्स क्या हो गया, टी एक्स आपका स्ट्रेस हो गया क्योंकि यूनिट एरिया है। सिमिलरली टी वाई टी जेड आर आल्सो स्ट्रेस एक्टिंग अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस। इसको हम लिख सकते हैं सिमिलरली टी वाई टी जेड आर स्ट्रेस
along y and z एक्सिस। टी एक्स आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्ट्रेस था और टी वाई टी जेड आपका सिमिलरली वाई एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग स्ट्रेस हो जाएगा। अब हम दो नोटेशन और यूज़ कर रहे हैं जो लास्ट टाइम भी हमने यूज़ किया था। क्या था? अल्फा एंड बीटा। लेट अल्फा को हमने क्या माना था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। ये आपको हम जब पॉइजन्स ब्रैकेट बताया था तब से अल्फा बीटा हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, तो आपको लेक्चर्स में याद होगा। पुराने लेक्चर्स में अगर आप देखेंगे तो याद आ जाएगा, नहीं याद है तो लैटरल स्ट्रेन, ये बीटा को माना हमने लैटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। अल्फा क्या हो गया आपका? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। बीटा क्या है? लैटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फिर डिफिनेशन का खेल है। आपका जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है? स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो देखिए हम लिखते हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल, LONG डॉट कर दिया मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब देखिए क्यूब को हम इधर खींच रहे हैं, ठीक है, ऐसे फेसेस, डिफरेंट फेसेस पे खींच रहे हैं, तो खींचेंगे जिस साइड को हम खींच रहे हैं वो साइड हमारा बढ़ेगा। मान लीजिए ए बी के अलॉन्ग अगर हम फोर्स लगा रहे हैं इधर, तो ए बी बढ़ेगा, ठीक है। तो चेंज क्या होगा हमारा? चेंज की जगह लिख सकते हैं हम एलोंगेशन, बढ़ रहा है, एलोंगेशन इन लेंथ ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। और ओरिजिनल लेंथ कितना है? यूनिट हमने मान रखा है 1, तो हमने इसे 1 ले लिया। तो अल्फा क्या हो गया हमारा? एलोंगेशन पर यूनिट स्ट्रेस, एलोंगेशन इन लेंथ पर यूनिट स्ट्रेस। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारा आ गया एलोंगेशन इन लेंथ, तो इसके लिए लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल एलोंगेशन इन लेंथ पर यूनिट स्ट्रेस। देयरफॉर अल्फा क्या हो गया हमारा? एलोंगेशन इन लेंथ पर यूनिट स्ट्रेस, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एलोंगेशन पर यूनिट लेंथ पर यूनिट स्ट्रेस, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एलोंगेशन पर यूनिट लेंथ पर यूनिट स्ट्रेस, पर यूनिट स्ट्रेस। ये हो गया हमारा। सिमिलरली बीटा क्या होगा? देखिए जब हम एक साइड को खींच रहे हैं, जब ये साइड इंक्रीज हो रहा है तो अपोजिट दो साइडेड जो है, इस साइड वाला मान लो एक्स को हमने एलोंगेट किया, तो वाई साइड का जो फेस है और जो जेड साइड वाला है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। रबर को क्या होता है? लेंथ में खींचते हैं तो उसका डायमीटर घटता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी अगर हम इधर खींच रहे हैं तो अपोजिट दो फेसेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और हमारा बीटा क्या है? लैटरल स्ट्रेन, लैटरल मतलब टेंजेंशियल, जो साइड खींच रहे हैं उसके जस्ट टेंजेंट वाला। तो आपने ये साइड खींचा है एक्स, तो वाई जेड में लेटरल चेंज होगा, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ हमारा क्या लेंथ, मान लीजिए एक साइड जिसको खींच रहे हैं उसमें एलोंगेशन हो रहा है, तो और जो दो साइड बच गए उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो सिमिलर बेसिस पे लैटरल स्ट्रेन हमारा क्या रहेगा? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ बाय 1। तो हम बीटा को क्या लिख पाएंगे? कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ पर यूनिट स्ट्रेस, या कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट स्ट्रेस। सिमिलरली सेम जैसे मैंने अल्फा किया वैसे ही राइट लिख रहा हूँ। सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन इक्वल टू की जगह हम इक्वलेंट लिख सकते हैं तो भी चलेगा, इसको इक्वलेंट कर दीजिए या
यहाँ भी सही कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस्ड, कॉन्ट्रैक्शन पर प्रोड्यूस या कॉन्ट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ पर यूनिट स्ट्रेस पर यूनिट कॉन्ट्रैक्शन पर यूनिट बीटा क्या आ गया, कॉन्ट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ पर यूनिट स्ट्रेस। अल्फा क्या था, एलोंगेशन पर यूनिट लेंथ पर यूनिट स्ट्रेस। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि जब हम एक्स एक्सिस की ओर फोर्स लगा रहे हैं तो हमारे पास एलोंगेशन कितना आया है। ठीक है, मतलब कि फिगर में देखिए, ये फिगर है, हमने फोर्स इधर टी एक्स लगाया तो ए बी में एलोंगेशन कितना आएगा। ठीक, तो ए बी में एलोंगेशन कितना आएगा वो समझिए। अल्फा क्या है, एलोंगेशन पर यूनिट स्ट्रेस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट स्ट्रेस, और स्ट्रेस क्या है, टी एक्स। यूनिट स्ट्रेस में अगर अल्फा एलोंगेशन हो रहा है तो टी एक्स स्ट्रेस में कितना होगा, टी एक्स इंटू अल्फा। बात समझ रहे हैं, अल्फा है एलोंगेशन पर यूनिट लेंथ पर यूनिट स्ट्रेस, या एलोंगेशन इन लेंथ पर यूनिट स्ट्रेस, जो भी कहिए। तो यूनिट लेंथ का एलोंगेशन टी एक्स फोर्स लगाने में यूनिट लेंथ का एलोंगेशन जो है वो अल्फा है पर यूनिट स्ट्रेस, एलोंगेशन पर यूनिट स्ट्रेस में यूनिट स्ट्रेस अगर होगा तो एलोंगेशन आपका अल्फा हो रहा है। अगर टी एक्स स्ट्रेस होगा, टी एक्स में क्या लिखा है, एक्स एक्सिस में स्ट्रेस है, तो टी एक्स स्ट्रेस होगा तो अल्फा इंटू टी एक्स आपका एलोंगेशन हो जाएगा। चलिए लिखते हैं उसी को, एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड एलोंग ए बी, जब आप टी एक्स लगा रहे हैं, ए बी किधर है, डायग्राम में देखिए, ये आपका ए बी है। तो यूनिट स्ट्रेस का एलोंगेशन अल्फा है तो टी एक्स स्ट्रेस की वजह से एलोंगेशन टी एक्स इंटू अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली जो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में होगा, मतलब कि ये सपोज हमारा इधर लिया हमने, ये एक्स एक्सिस में लिया, सिमिलरली हमारा वाई एक्सिस इधर है और जेड एक्सिस इधर है। ठीक, हम तीनों के लॉन्ग ले सकते हैं। तो हमारा जब एक्स एक्सिस के लॉन्ग एलोंगेशन आया कितना, टी एक्स अल्फा, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना आएगा, सिमिलर टी वाई अल्फा। जेड एक्सिस के लॉन्ग कितना आएगा, टी जेड अल्फा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सिमिलर सिमिलर करके, वही मैंने लिख दिया। सिमिलरली एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड अलोंग बी ई एंड बी सी आर टी वाई अल्फा एंड टी जेड अल्फा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एलोंगेशन। अब जब हम एक एक्सिस में एलोंगेट हो रहा है, ज़्यादा दो एक्सिस में कंप्रेस हो रहा है, तो कंप्रेशन की वजह से इसके एलोंगेशन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मतलब एक साइड का एलोंगेशन हो रहा है, उसमें सिर्फ उस साइड के फोर्स का तो स्ट्रेस का तो यूज़ है ही, उसकी जो अपोजिट साइड है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो भी रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस्ड अलोंग बी ई, अगर ए बी एलोंगेशन ले रहे हैं तो इसका जो रिजल्टेंट एलोंगेशन होगा उसमें हम बी ई और बी सी के अलोंग जो कॉन्ट्रैक्शन है उसका भी रोल प्ले करेगा। को क्या करेगा रोल, इसको कम करेगा। ठीक है, तो उसको हम लिखते हैं। तो पहले हम कॉन्ट्रैक्शन निकालेंगे। तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन क्या था हमारा, बीटा। बीटा क्या था, कॉन्ट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ पर यूनिट स्ट्रेस। मतलब यूनिट स्ट्रेस में बीटा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो टी एक्स स्ट्रेस रहेंगे तो कितना होगा, टी एक्स बीटा हो जाएगा। टी वाई स्ट्रेस रहेगा तो टी वाई बीटा हो जाएगा। टी जेड एक्सिस स्ट्रेस रहेगा टी जेड बीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, यूनिट स्ट्रेस में अगर बीटा आपका कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, तो टी एक्स टी वाई जेड स्ट्रेस में अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन निकालना हो तो टी एक्स टी वाई और टी जेड इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देंगे उससे। तो ये चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन अलोंग
कॉन्ट्रैक्शन अलोंग, मान लीजिए जब हम एक्स एक्सिस में स्ट्रेस लगा रहे हैं टी एक्स, तो वाई और जेड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो पहले हम बी वाई का निकालते हैं, बी ई का निकालते हैं, अलोंग कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर ले सकते हैं, प्रोड्यूस्ड अलोंग बी क्या हो जाएगा, यूनिट स्ट्रेस में आपका बीटा कॉन्ट्रैक्शन है, तो टी वाई स्ट्रेस की वजह से टी वाई बीटा होगा, ठीक। सिमिलरली contraction produced along AB and BC क्या हो जाएगा, लिख दिया हमने। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस्ड along AB and BC are TX बीटा एंड TZ बीटा। अब हमारे पास जो हर एक लेंथ में रिजल्टेंट एलोंगेशन कितना होगा वो निकालेंगे। तो देखिए यूनिट आपका लेंथ कितना था साइड का यूनिट, ठीक है, जब वो एलोंगेट हुआ तो उस एक्स एक्सिस में एलोंगेशन कितना हुआ टी एक्स अल्फा, और कॉन्ट्रैक्शन वाई और जेड में कितना हुआ, वाई में हो गया आपका टी वाई बीटा और जेड में हो गया टी जेड बीटा। तो एक्स एक्सिस में जो एलोंगेशन है वो तो एलोंगेशन के साथ है, मतलब यूनिट के साथ वो बढ़ेगा, वो 1 यूनिट है उस प्लस हो जाएगा, और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वो उसको डिक्रीज करवा रहा है। तो आपका देखिए देन द लेंथ ऑफ द इट्स द एलोंगेशन के बाद इस क्यूब के साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ मतलब फाइनल लेंथ, फाइनल कर देते हैं, मतलब आफ्टर एलोंगेशन फाइनल लेंथ ऑफ इट्स आर, फाइनल लेंथ को मान लेते हैं ए बी वाले साइड जो बढ़ रहा है उसको ए बी प्राइम मान लिया हमने। तो ए बी 1 था, एलोंगेशन कितना हुआ था टी एक्स अल्फा का, और अपोजिट साइड में कॉन्ट्रैक्शन हुआ टी वाई बीटा माइनस टी जेड बीटा, मतलब एलोंगेशन वाला प्लस होगा और जो कॉन्ट्रैक्शन वाला कंट्रीब्यूशन है अदर दो साइड में वो इसको कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो दूसरा हो गया बी ई डैश, सिमिलर आप करते जाइए, 1 प्लस ये वाई एक्सिस वाला है टी वाई अल्फा हो जाएगा, और जो बच गया एक्स जेड वो माइनस में हो जाएगा, एक्स बीटा टी जेड बीटा। बी के बाद बी सी डैश ले लीजिए, बी सी का जो बढ़ा तो बी सी आपके पास 1 था, टी जेड अल्फा एलोंगेशन हुआ और कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट हुआ टी एक्स बीटा माइनस टी वाई बीटा, ठीक है। ये हमारा इंक्रीज लेंथ आ गया, ए बी प्राइम किसका लेंथ इंक्रीज, ए बी इंक्रीज करके ए बी प्राइम हो गया, बी ई इंक्रीज करके बी प्राइम हो गया, और बी सी इंक्रीज करके बी सी प्राइम हो गया, ठीक है। ये इंक्रीज लेंथ आपके पास आ गया। तो इंक्रीज वॉल्यूम निकाल लीजिए, मतलब फाइनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकाल लीजिए। तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, मतलब सारे एलोंगेट होने के बाद द क्यूब, इसको मान लेते हैं वी प्राइम। ये क्या हो जाएगा, ए बी प्राइम इंटू बी ई प्राइम इंटू बी सी प्राइम, ठीक है। अब हम तीनों का जो आया है ए बी 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 सी प्राइम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से लिख लेते हैं वी प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी एक्स अल्फा माइनस टी वाई बीटा माइनस टी जेड बीटा, ये आपका ए बी प्राइम हो गया। बी प्राइम क्या हो गया, 1 प्लस टी वाई अल्फा माइनस टी एक्स बीटा माइनस टी जेड बीटा। बी सी प्राइम क्या हो गया, 1 प्लस टी जेड अल्फा माइनस टी एक्स बीटा माइनस टी वाई बीटा, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपके पास ढेर सारे टर्म्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन क्या यूज़ करेंगे कि जो हायर ऑर्डर मतलब जो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर टर्म मतलब टी एक्स स्क्वायर हो गया या अल्फा स्क्वायर हो गया, उस सब टर्म को हम इग्नोर करेंगे।
स्क्वायर वाले टर्म को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि वो वैल्यू और कम हो जाएगी। सारा कुछ हमारा जो एक्सटेंशन है वो बहुत कम हुआ है, प्रोलॉन्गेशन बहुत कम हुआ है, ठीक है। तो हम जो अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो और ज़्यादा कम हो जाएगा, इसलिए हम स्क्वायर टर्म्स को इग्नोर करेंगे। और आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, स्क्वायर सारा कैलकुलेट करके देखिए और स्क्वायर टर्म को इग्नोर कीजिए, फिर क्या आता है। हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं। देखिए हमने क्या किया, थोड़ा इंटेलिजेंट वे यूज़ किया। इस वन को पहले इस वन से मल्टीप्लाई किया, वन हो गया। फिर इस वन को हम इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन हो गया। अब फिर इस वन को हम इससे टी वाई अल्फ़ा से किए, ठीक है, और फिर इसको इस वन से किए। इसके अलावा किसी से करेंगे स्क्वायर टर्म आ जाएगा, तो ये आ गया। फिर इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया टी वाई बीटा से, तो आपके पास जो आएगा अपने प्लस वाले को रखिए, इसको मल्टीप्लाई किया टी वाई बीटा से, टी वाई अल्फ़ा से, फिर इसको मल्टीप्लाई किया वन से। टी एक्स टी वाई वाला पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, टी वाई वाला, फिर टी एक्स वाले से, और फिर टी जेड वाले से, या टी जेड वाले से, मतलब अल्फ़ा वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले। वन और अल्फ़ा, वन और अल्फ़ा, वन और अल्फ़ा जो आएगा, वन और अल्फ़ा, वन अल्फ़ा, अल्फ़ा अल्फ़ा, मतलब टी वाई टी एक्स टी जेड के साथ। सिमिलरली बीटा वाले से जब आइएगा तो दो दो टर्म आएंगे। वन को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा टी एक्स मल्टीप्लाई कीजिए इससे, इससे कीजिए, और फिर इसको वन से कीजिए। सिमिलरली एक बार और आएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वन को किसी और ये मान लीजिए बीटा टी एक्स इससे, ये और इससे, तो वन आएगा। मतलब कहने का है कि आप मल्टीप्लिकेशन सारा कर लीजिए, फिर स्क्वायर वाले टर्म से उसको डिस्पोज कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, आपको ये टर्म बच जाना है। ये वाला सिंगल टर्म आएगा टी वाई अल्फ़ा टी एक्स अल्फ़ा टी जेड अल्फ़ा, और ये डबल डबल आएंगे, बी टी एक्स दो बार आएगा, बी टी वाई दो बार आएगा, बीटा टी जेड बी मतलब बीटा टी जेड दो बार आएगा। तो इसको हमने कंबाइन करके टू कर दिया। अब इसके बाद आप करके देखिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? अल्फ़ा हमने कॉमन ले लिया यहाँ, तो क्या होगा टी एक्स प्लस टी वाई प्लस टी जेड आ गया। यहाँ हमने बीटा कॉमन ले लिया, टू बीटा, ये हो गया टी एक्स, माइनस कॉमन ले लिया है तो वाई प्लस, यहाँ पर सारा प्लस हो जाएगा, टी जेड हो जाएगा। तो कभी मैं ऐसे लिख देता हूँ, कभी ऐसे, तो नहीं मेरा सेम ही है, वो टेंशन नहीं लेना है। जेड ही जेड लिख के काट देना या जेड ऐसे लिखना, दोनों सेम ही है, वो आदत हो गया है तो लिखने का, ठीक है। वो आप डिफर मत कर लिया कि जेड हाँ ऐसा लिखा जेड ऐसे लिखा, वो सेम ही चीज़ है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन आ सकता है? वन, ये टर्म कॉमन आ जाएगा, टी एक्स प्लस टी वाई प्लस टी जेड, तो उसको लिख सकते हैं वन प्लस अल्फ़ा माइनस टू बीटा टी एक्स प्लस टी वाई प्लस टी जेड, ठीक। ये आपका क्या हुआ? चेंज वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। और इनिशियल वॉल्यूम कितना था? एंड वी हैव इनिशियल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इनिशियल वॉल्यूम का मतलब, इनिशियल वॉल्यूम मतलब जो आपने उसका फोर्स नहीं लगाया था, वो था आपके पास ए बी इंटू बी ई इंटू बी सी। तीनों साइड वन 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 यूनिट है, वन क्यूब कर सकते हैं, वन इंटू वन, ये आपके पास वन आ गया। इसको आपने वी मान लिया, सपोज ये वी है, ठीक है, वी प्राइम में वी है, तो आपके पास चेंज कितना आ गया? चेंज इन वॉल्यूम वी प्राइम, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? वी प्राइम माइनस वी, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना है आपका? वन प्लस अल्फ़ा माइनस टू बीटा टी एक्स प्लस टी वाई प्लस टी जेड, और ये है माइनस वन इनिशियल वॉल्यूम। ये वन वन कट गया, तो आपका चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया? अल्फ़ा माइनस टू बीटा टी एक्स प्लस टी वाई प्लस टी जेड, ये आपका चेंज इन वॉल्यूम आ गया। अब यहाँ भी अगर हम एक कंडीशन मान लें कि जो डिफॉर्मिंग फोर्सेस हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में लगा रहे हैं वो सेम, इफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस
मतलब टी एक्स इज इक्वल टू टी वाई इज इक्वल टू टी जेड इज इक्वल टू हमने टी मान लिया। तुम्हारा चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? देयरफॉर चेंज इन वॉल्यूम या टी एक्स टी वाई टी जेड सम हो जाएगा तो क्या जाएगा? 3t अल्फा माइनस 2बीटा। मतलब इतना वॉल्यूम इंक्रीज किया। चेंज इन वॉल्यूम मतलब क्या है? वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये आपका इंक्रीज वॉल्यूम हो गया। ये बेसिकली क्या हो गया? इंक्रीज वॉल्यूम, इंक्रीज्ड वॉल्यूम। ठीक है, अभी आपने क्या किया था? फोर्स लगाया था बाहर की ओर, क्यूब के बाहर की ओर खींच रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक इसके अपोजिट भी कर सकते हैं। अगर आपने क्यूब को ऐसे दबाया, कंप्रेस किया, ठीक है, तो क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो जितना ये इंक्रीज हुआ है, अगर आप फोर्स आप मतलब प्रेशर लगा रहे हैं, हमने क्या लगाया था? टेंशन लगाया था बाहर की ओर, तो हमारा ये वॉल्यूम इंक्रीज किया। अगर आप उतना ही फोर्स लगाते हैं अंदर की ओर, दबा रहे हैं क्यूब को, अगर आप दबाएंगे तो इतना ही चेंज होगा, चेंज इतना ही होगा, लेकिन तब आपका क्या होगा? वो उतना कंप्रेस होगा, मतलब उतना वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। दोनों केस कर सकते हैं। हमने भी टेंशन लेके इंक्रीज किया था, अब प्रेशर लेके डिक्रीज करेंगे। तो उसी बात को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए, उसी बात को मैंने यहाँ लिख दिया। क्या लिखा? इफ इंस्टीड ऑफ अप्लाइंग ए स्ट्रेचिंग फोर्स टी आउटवर्डली, मतलब टी आउटवर्ड फोर्स लगाने की जगह पे अगर हम प्रेशर पी इज अप्लाइड इन ऑल द फेसेस टू कंप्रेस द वॉल्यूम, मतलब टी जो हम आउटवर्ड टेंशन लगा रहे हैं उसके जगह पे हम सारे फेसेस में इक्वली पी फोर्स लगाएं, प्रेशर लगाएं, मतलब प्रेशर जो है वो कंप्रेस कर दबा रहा है वॉल्यूम को, तो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? 3p अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पी टी था, अभी अभी एक्सप्रेशन जो हमने लिया था टी के लिए, तो 3t अल्फा माइनस बीटा था, टी को हमने पी से रिप्लेस कर दिया। दोनों में चेंज इन वॉल्यूम इतना ही है। अंतर क्या है? यहाँ पे इतना वॉल्यूम कम हो गया है जब आप प्रेशर लगा रहे हैं, और वहाँ पे आप एक्सटेंशन कर रहे थे, स्ट्रेच कर रहे थे, तो उतना वॉल्यूम बढ़ा था। बस इतना ही अंतर है। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम सेम है दोनों में। एक में हम कहेंगे कि जब प्रेशर लगा रहे हैं तो कंप्रेस हो रहा है, जब टेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, आपका स्ट्रेचिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो वो एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये चेंज इन वॉल्यूम आ गया, तो हम वॉल्यूम स्ट्रेन निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा? वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है हमारे पास? चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था और चेंज इन वॉल्यूम कितना था, ये आपको पता ही है। चेंज इन वॉल्यूम कितना है आपका? 3p अल्फा माइनस 2बीटा आया है। और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है? यूनिट क्यूब है, वॉल्यूम 1 है। ठीक है, तो आपके पास और p क्या है? जैसे टी में निकाला था, टी निकाला था स्ट्रेस, उसी तरह से p भी आपका स्ट्रेस है, बट क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेस। टी वहाँ पे हमने स्ट्रेस निकाला है। स्टार्टिंग में हमने जब स्टार्ट किया था तो क्या दिखाया था कि टी स्ट्रेस है, टी फोर्स लगा रहे हैं, यूनिट एरिया है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस होता है, इसलिए टी स्ट्रेस हो गया। सिमिलरली जब पी क्या होगा? पी आपका हो जाएगा वॉल्यूम। सो पी एंड वी हैव एंड वॉल्यूम स्ट्रेस क्या हो जाएगा आपका? पी। जो काम ने टी के साथ किया तो वही काम पी के साथ कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं। एक बार हम स्ट्रेच कर रहे हैं बॉक्स को, क्यूब को, एक बार कंप्रेस कर रहे हैं। चेंज इन वॉल्यूम दोनों केस में सेम आ रहा है, टी स्ट्रेस है, पी भी स्ट्रेस ही है। तो अब बल्क मॉडुलस निकाल लीजिए। तो बल्क मॉडुलस क्या आएगा? सो देखिए, बल्क मॉडुलस का क्या डिफिनेशन होता है, याद है आपको? बल्क मॉडुलस मतलब केस को खापा से दिखा रहे थे, खापा इजकल टू वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। अब बैठा दीजिए। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है? पी है ना, वॉल्यूम स्ट्रेस पी है आपका, और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या आया है? ये देखिए 3p अल्फा माइनस 2बीटा, ये आपके पास आया 3p अल्फा माइनस 2बीटा।
अब ये पी कैंसिल हो जाएगा, तो कापा क्या आ जाएगा आपके पास, कापा इज इक्वल टू 1/3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा। अब थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना है, मैंने इंटेलिजेंट वे में सिंप्लीफाई करना है ताकि जो हम रिलेशन चाहते हैं वो आ जाए। तो ये देखिए अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए यहाँ, तो क्या आएगा 1 माइनस 2 बीटा बाय अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, आप लास्ट लेक्चर से याद कीजिए या यहाँ से भी समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा बाय अल्फ़ा क्या था, सिंस वी हैव, आपको बता चुके हैं, याद कीजिए बीटा बाय अल्फ़ा को हम क्या डिफाइन किए थे, बीटा क्या है, लेटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, अल्फ़ा क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेस कट गया, क्या बचा, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो, ये पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, और अल्फ़ा क्या था, 1/अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, 1/अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस, स्ट्रेस ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, यंग्स मॉडुलस, यंग्स रेशियो, एन नहीं होगा, रेशियो मॉडुलस, पुट कर दीजिए, बीटा बाय अल्फा की जगह सिग्मा रख दीजिए, और ये 1/अल्फा की जगह वाई रख देंगे तो वाई ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, देयरफॉर कापा इज इक्वल टू 1/अल्फा की जगह वाई रखे और 3 1 माइनस 2 सिग्मा। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, थोड़ा सा सजा के, वाई इज इक्वल टू 3 कापा 1 माइनस 2 सिग्मा, ये आपका रिलेशन आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन, it is the required relation between young modulus y, bulk modulus k and Poisson ratio sigma। यही तो निकालना था आपको, प्रूव हो गया। ठीक है, अब कोई भी अगर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, आज के लिए इतना ही।